जैसा मैं बताया था, आज हम लोग कंपनी अकाउंट के बारे में स्टार्ट करेंगे। कंपनी अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, कंपनी अकाउंट में आप जैसे पार्टनरशिप अभी अभी आप ख़त्म किए हैं, तो पार्टनरशिप में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। कुछ इवनिंग वाले बच्चे अगर बात करें तो हमने 2 चैप्टर ही पढ़ाया था। एक तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, और दूसरा कौन सा था? एडमिशन। रिटायरमेंट, डेथ और डिसॉल्यूशन टॉपिक नहीं हुआ। जैसे हम लोग कंपनी ओवर करेंगे वो वाला चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, और जो आपका नॉर्मल क्लास चल रहा था वैसे चलने लगेगा। अभी हम लोग कंबाइंड में एक टॉपिक करेंगे, कंपनी अकाउंट। ध्यान से समझना, इसमें आप सबको शायद पता होगा, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पार्टनरशिप अभी अभी आप कंप्लीट किए हो वो है। कंपनी अकाउंट में मैं आज आपको स्टार्ट करूंगा, बेसिक बातें ऑलमोस्ट बता दूंगा क्या क्या है। सबसे पहले आपको पता होगा कि कंपनी 2 इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करती है फंड के अरेंजमेंट के लिए। एक तो शेयर और दूसरा डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर में अंतर क्या है कि शेयर जब आप खरीदते हो ना तो आप रिस्क लेते हो, क्योंकि शेयर के केस में आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलता है, और ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट मिलता है। इन केस ऑफ प्रॉफिट लॉस में नहीं मिलता। लेकिन डिवेंचर जब आप खरीदते हो तो थोड़ा रिस्क लेते हो, क्योंकि इस पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, और ये इंटरेस्ट प्रॉफिट और लॉस दोनों के केस में मिलता है। पता ही है, डिवेंचर इज ए टाइप ऑफ लोन एंड शेयर इज ए टाइप ऑफ ऑनर्स फंड है। ये मालिक का पैसा है, मतलब कंपनी को पैसा अरेंज करना है, लोगों से लेना है, तो मार्केट में प्रोस्पेक्टस जारी करती है। नाम सुने हो आप लोग प्रोस्पेक्टस का? प्रोस्पेक्टस पे सारा टर्म्स और कंडीशन लिखा हुआ रहता है कि आप अगर कंपनी का शेयर खरीदना चाह रहे हैं प्राइमरी मार्केट में, तो अगर 10 रुपये का शेयर है, आप सब इन्वेस्टर हो, मैं कंपनी हूं और मैं शेयर जारी कर रहा हूं। मुझे क्या चाहिए पता है? आपसे पैसा चाहिए। 10 रुपये का शेयर है तो मैं आपको एक बार में 10 रुपया नहीं मांगूंगा। प्रोस्पेक्टस पे लिखा रहेगा कि पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और अप्लाई के टाइम में 3 रुपया देना पड़ेगा। 10 नहीं देना है, 3 देना है। एक प्रोस्पेक्टस पे कंपनी का शेयर, आपको मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्ट करो पैसा। क्या करो? इन्वेस्ट करो पैसा। और इन्वेस्ट कहाँ करो? कंपनी के शेयर में आप पैसा इन्वेस्ट करो, लगाओ पैसा। 1 लाख शेयर कंपनी बेचना चाह रही है। आप एक शेयर का दाम 10 रुपया है। मुझे कितना रुपया चाहिए पता है? 10 लाख आप लोगों से, जिसमें मैं स्टार्टिंग में आपको बोल रहा हूँ अप्लाई के टाइम में आप 3 रुपया देना। उससे 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट पे आप लोगों से पैसा मांगूंगा, और नाम क्या होगा उस किस्त का? अलॉटमेंट के टाइम में हम आपसे 5 रुपया मांगेंगे। तो टोटल 10 में आपने कितना दे दिया? 8। उसके बाद एक फर्स्ट कॉल करेंगे, उसके 1 महीने के बाद, उस टाइम आपसे 1 रुपया मांगेंगे, और सबसे लास्ट में दिसंबर में जाकर के फाइनल कॉल होगा और उसमें रिमेनिंग 1 रुपया मांगेंगे। आप लोग कौन हो पता है? इन्वेस्टर। आपके पास पैसा है, आपको आईपीओ दिखा कि कंपनी 1 लाख शेयर जारी कर रही है और एक शेयर का दाम 10 रुपया है। 10 रुपया है, मतलब इस सिचुएशन को बोलते हैं एट पार सिचुएशन। आपको 2 ही आपके सिलेबस में पढ़ना है। 10 रुपया वैल्यू का शेयर था और मार्केट में 10 रुपया में मिल रहा है, देन दिस इज कॉल्ड एट पार सिचुएशन। आने वाले टाइम में 10 का शेयर कंपनी 12 रुपया में बेचेगा, इसको बोलते हैं एट प्रीमियम। यही 2 केस पढ़ना है, डिस्काउंट आपको पढ़ना ही नहीं है। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा हो, देन दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एट प्रीमियम। मतलब 10 का शेयर मार्केट में अगर 12 रुपया में बेच रही है कंपनी,
तो एट प्रीमियम पे बेच रही है, एक्स्ट्रा अमाउंट पे बेच रही है। और 10 का शेयर अगर 10 ही रुपये में बेच रही है तो उसको क्या बोलते हैं? एट पार सिचुएशन। 2 रुपये आपसे एडिशनल ले रहा है कंपनी प्रीमियम पे, स्टिल यू पीपल आर रेडी टू परचेज। क्यों? लग रहा है डिविडेंड बहुत अच्छा होना है, रिटर्न बहुत अच्छी मिलनी है, पास्ट प्रॉफिट का ट्रैक बहुत अच्छा है कंपनी का। अगर आपको ये दिखेगा तो 10 का शेयर आप 12 में भी खरीदोगे, 2 रुपया एडिशनल दोगे कंपनी को, तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगा? एट प्रीमियम। और ये सिचुएशन क्या कहला रहा है? एट पार। पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एट पार पे। ये मान के चलेंगे कि शेयर का फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है। जब ये वाला क्लियर हो जाएगा पार्ट, देन वी विल स्टार्ट एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब एडिशनल अमाउंट। अभी 10 का शेयर है, 4 किस्त में कंपनी मांग रही है। आप ध्यान से सुनना मेरी बात, पढ़ने वाले क्या हैं हम लोग। प्रोस्पेक्टस पे आपके सामने लिखा हुआ, आप सबके पास, आप सब रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर हो, आप सबके पास इंफॉर्मेशन गया है कंपनी वांट टू सेल 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 each। इस तरह से पैसा मांग रहा है। आज के डेट में, डेट क्या आज 19 तारीख को अप्लाई पर 3 रुपया मांग रहा है, अलॉटमेंट पे 5 रुपया। और ये कब हो रहा है? अगस्त में हो रहा है अलॉटमेंट। अक्टूबर में फर्स्ट कॉल पे 1 रुपया मांगेगा और दिसंबर में फाइनल कॉल पे 1 रुपया मांगेगा। आप देखोगे, रीड करोगे, आपको लगेगा कि कंपनी का बढ़िया ऑब्जेक्ट क्लॉज है। मेमोरेंडम को पढ़ोगे, नाम सुनियो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज को रीड करोगे। क्या ऑब्जेक्ट है, कैसी कंपनी है, कंपनी के बारे में, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करोगे, डेब्ट इक्विटी को चेक करोगे, कैपिटल स्ट्रक्चर को, और फिर डिसाइड करोगे शेयर खरीदे या नहीं खरीदे। क्यों? क्योंकि आप कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। मान लेते हैं आप में से इमरान, आप 500 शेयर खरीदे, कोई हो सकता है 2000 शेयर खरीदा होगा, कोई 5000 शेयर खरीदा होगा, बहुत सारे लोग होंगे, सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा कंपनी में। प्लीज़ प्रैक्टिकली समझो करते क्या है। कोई इसमें से 8000 शेयर खरीदा होगा, कोई 200 शेयर ही खरीदा होगा। कुल मिलाकर के अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कंपनी वांट टू सेल 1 लाख शेयर और मार्केट में 1 ही लाख शेयर बिका। 3 सिचुएशन पर आपका क्वेश्चन आ सकता है और थ्योरी आप पैरेलली सीखते चल सकते हो। अगर कंपनी 1 लाख शेयर बेचना चाह रही है, लोगों को पसंद नहीं आया, 80,000 शेयर ही बिका, दिस इज कॉल्ड, नाम से सोचो ना, अंडर सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन? कंपनी जितना शेयर बेचना चाह रही है उससे कम लोगों ने परचेज किया। इफ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन, तो हम मान के चलेंगे कि कंपनी जितना शेयर बेचना चाह रही है उतना ही शेयर मार्केट में सेल आउट हुआ। और सबसे प्रॉब्लम सिचुएशन कब होगा पता है? जब आपके दिमाग का एक्सरसाइज करवाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन, कंपनी बेचना तो 1 लाख शेयर चाह रही है, लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब किया 1,20,000 शेयर के लिए। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ओवर सब्सक्राइब्ड। इसमें हम कैसे हैंडल करेंगे, ये चीज़ें हमें आपको सिखाना है। प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है? तो प्रॉब्लम कब आएगा पता है? अभी नहीं आएगा। जब तक आप पढ़ोगे अंडर सब्सक्रिप्शन, और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो ये मान के चलेंगे कि कंपनी जितना शेयर बेचना चाह रही है उतना ही मार्केट में बिका होगा। बट जब क्वेश्चन में लिख दे कि कंपनी 1 लाख शेयर बेचना चाहती थी लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया 1,25,000 शेयर के लिए, तो आप वो 25,000 जो एक्स्ट्रा शेयर के लिए पैसा कंपनी के पास आया, तो कंपनी उसे बेच नहीं सकता। उस शेयर को पैसा रिफंड करना पड़ेगा या अगले किस्त में मर्ज करना पड़ेगा। ये काम को हम क्या बोलते हैं? प्रोराटा अलॉटमेंट। और ये सिचुएशन प्रॉब्लम सिचुएशन रहेगा। अगर नहीं सीखोगे तो आपका बोर्ड यही एक्सपेक्ट करता है। ओवर सब्सक्रिप्शन को प्रॉपर हैंडल आप कर पाते हो कि नहीं? ये अंडर सब्सक्रिप्शन और एट जितना बेचना चाह रहा है कंपनी उतना बिका, तो आपको बहुत आसान लगेगा। कुछ एंट्री सीखोगे, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीखोगे, काम हो जाएगा। तो आप जरा अब ध्यान से वापस आइए प्रोस्पेक्टस पे।
प्रोस्पेक्टस पे 1 लाख कंपनी शेयर बेचना चाह रही है। आप सब लोग कौन हो? इन्वेस्टर। प्रैक्टिकल सोचना, कोई 500 लिया, कोई 2000 लिया, कोई 5000 लिया, कोई 8000 लिया, कोई 200 शेयर ही खरीदा, लेकिन खरीदते वक्त आपके ऊपर सावधानी बरतो। आप देख लो डेट को, कब मुझे अप्लाई का पैसा देना है, कब मुझे अलॉट का देना है, कब मुझे फर्स्ट कॉल का देना है और कब मुझे फाइनल कॉल का किस्त देना है। क्योंकि अगर कोई भी किस्त देने में आप गलती किए तो कंपनी को एक राइट हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच आपके द्वारा किया जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कंपनी, ठीक है 500 शेयर खरीदोगे, ओके अभी तो दे दो 1500 रुपया तुम, बाकी लोग से हम लेंगे। अगले किस्त में तुम 2500 देना, उसके अगले किस्त में 500 देना, उसके अगले किस्त में 500 देना। कोई भी किस्त देने में गलती करोगे तो तुम्हारा शेयर को जब्त कर लिया जाएगा और तुम्हारे द्वारा दिया गया पैसा भी हम क्या करेंगे? रख लेंगे। दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर। आप मुझे बताओ, सारे लोग थोड़ी नेग्लिजेंसी करेंगे। 1-2 ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो अप्लाई दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, लेकिन फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। आप मुझे बताओ उसने एग्री कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया या नहीं किया? तो वो लोग जो किस्त देने में किसी भी स्टेज में गलती करेंगे, कंपनी को ये अधिकार है कि उसके शेयर को वो क्या कर ले? फॉरफिट कर ले और उसके द्वारा जो ऑलरेडी पैसा दिया गया उसको अपना बेनिफिट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ले। तो हम लोग पूरा कहानी यही पढ़ेंगे कि कंपनी है अल्फा लिमिटेड, वो 1 लाख शेयर जारी किया, 10 रुपये का जारी किया, अलग अलग किस्तों में इस तरह से पैसा मांग रहा है। सारे शेयर होल्डर तो ऑन टाइम पेमेंट कर दिए। एक मिस्टर एक्स नाम का नालायक शेयर होल्डर है जिसके पास 2000 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। एक मिस्टर वाई नाम का शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। सब नोटिस दिया कंपनी की, भाई तुम्हें तो पता ही है कि अगर कोई भी किस्त देने में गलती करोगे तो तुम्हारे शेयर को फॉरफिट कर लिया जाएगा। जब नोटिस देने के बाद भी एक्स और वाई नहीं माने तो कंपनी को राइट है कि उस दोनों के शेयर को क्या कर ले? जब्त कर ले और उसके द्वारा दिया गया पैसा कंपनी बेनिफिट मान करके और फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। उसके बाद क्या होगा? एक बात तो पता चला होगा कि सर उसी का शेयर फॉरफिट होगा जो लोग नेग्लिजेंसी करेंगे इंस्टॉलमेंट देने में। अगर इंस्टॉलमेंट जो ऑन टाइम दिया, शेयर कंपनी को राइट नहीं है उसके शेयर को फॉरफिट करने का। जब मेरे पास फॉरफिटेड शेयर आ गया रिटर्न, तो मैं उसको दोबारा मार्केट में सेल कर सकता हूं। दोबारा मार्केट में जब मैं सेल करूंगा तो उससे कुछ हो सकता है नुकसान हो जाए, तो पुराने वाले का फायदा और नए वाले के नुकसान को कंपेयर करेंगे और जो अल्टीमेटली बेनिफिट बचेगा दैट विल ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। सपोज ये पेन में बेच रहा, शेयर मानना इसको, बोला क्या हूं पता है? 200 रुपया 5 महीने तक दे देना, 5वां महीना जब अंतिम किस्त दे दोगे तो ये पेन तुम्हारा। अगर एक भी किस्त देने में गलती करोगे तो ये पेन भी मैं वापस ले लूँगा और जो तुम पैसा ऑलरेडी दे रखे हो वो पैसा भी रख लूँगा। फॉरफीचर का मतलब सिंपल समझ में आ रहा है आपको? सब लोग पेन खरीद के ले गए, 3 लोग ऐसे हो जो 3 किस्त का पेमेंट कर दिए हो, 2 किस्त नहीं दिए हो। उस 3 लोगों को मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं, क्या कितना रुपया नहीं दिए? 1000 देना था, करेक्ट बोल रहा हूं, 600 दे दिए, तो आप कितना नहीं दिए? 400। 3 लोग हो जो पैसा नहीं दे रहे हो, तो जो पैसा मेरे पास नहीं आ रहा है उसको हम एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। उस अकाउंट का नाम क्या होता है? कॉल इन एरियर। एरियर मतलब होता है बकाया। ये 3 लोग 400 रुपया नहीं दिए तो मेरे पास 3 पेन वापस आ गया, 1200 रुपया नहीं आया। 3 पेन की कीमत कितनी होती है बताओ? 3000। 3000 में 1200 नहीं आया तो मेरे पॉकेट में कितना रुपया आ गया? 1800।
अगर 3 पेन में, बताइए मुझे, एक पेन में 400 रुपया नहीं आया तो 3 पेन में कितना नहीं आएगा? 1200। 3000 के पेन में अगर 1200 रुपया नहीं आया तो मेरे पास बेनिफिट कितना हुआ? 1800। तीनों पेन मेरे पास आ गया। ये आए क्या है? मैं बोला पेन है, मेरे दिमाग में चल रहा है 1800 का फायदा है, दोबारा मैं इनको बेचना चाह रहा हूं, कितने का है? मैं बोला 1000 का है। अच्छा फॉरफिट वाला है क्या? हाँ। तो सर कितने में दोगे? रीइश्यू कर दो, मुझे ये पेन वापस दे दो। मेरे दिमाग में चल रहा है 3 पेन में 1800 का फायदा, तो एक पेन में 600 का फायदा कर चुका हूं। अगर इस बंदे से मैं 400 ले लूं ना तो मुझे लॉस नहीं होगा। मैं इनको बोला 900 में पेन दे दूंगा, 100 रुपया छोड़ दूंगा। ये बोले ऐसे कैसे 900? सर 1200 में बेचना ना, बेच सकता हूं मैं, फायदा ही फायदा। मैं मान लेता हूं पहला केस, मैं 10 का पेन है 10 में बेचा आपको, कोई लॉस हुआ क्या? पहले पॉकेट में कितना फायदा था? 1800। तीनों पेन इनको 10 रुपया में बेच दिया, कोई लॉस नहीं। पूरा 1800 विल ट्रांसफर टू बेनिफिट अकाउंट, दैट विल बी द आंसर। केस 2, ये बोले सर कुछ तो कम कर दो। मैं बोला कितना कम करूं? ये निगोशिएट करवा के 800 में लेके चले गए। मुझे बताओ एक पेन पर मेरी लॉस कितनी? 200 रुपये की। 3 पेन पर मेरा लॉस कितना? 600। पॉकेट में कितना फायदा था? 1800। 1800 में लॉस कितना हुआ? 600। फायदे अकाउंट में 1200 विल ट्रांसफर, दैट विल बी द आंसर। केस 3, सर बहुत ही बढ़िया कंपनी है इमरान, अगर ये पेन खरीदना है 1200 से कम में नहीं दूंगा। सर 10 का सामान दोबारा 12 में बेचे प्रीमियम पे, तो सर पहले वाला फायदा तो पॉकेट में है ही, नए में भी 600 का फायदा हो गया। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा 1800 पहले वाला फायदा, 600 अभी वाला फायदा, 2400 को ट्रांसफर कर देते हैं। नहीं, सिर्फ बेनिफिट अकाउंट में आप कितना ट्रांसफर करेंगे? ओनली 1800 रुपया। जो 600 का अभी का फायदा है दैट विल नॉट ट्रांसफर टू बेनिफिट अकाउंट, दैट विल ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। उसे एक टेम्पररी बेनिफिट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और जो परमानेंट बेनिफिट अकाउंट होता है ना उसका नाम होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और जो टेम्पररी, अभी मैं जो ज़्यादा में बेचा और उससे जो फायदा कमाया हूं उसे मैं टेम्पररी बेनिफिट अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, एंड दैट बेनिफिट अकाउंट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो दोबारा जो जारी होगा पेन, जो मैं फॉरफिट किया था, दोबारा जो मैं बेचूंगा, तो आई कैन से नो कि डिस्काउंट में भी बेच सकता हूं, प्रीमियम में भी बेच सकता हूं, और एट पार में भी बेच सकता हूं। डिस्काउंट का मतलब 10 का ये ओरिजिनल वैल्यू था, मैंने दोबारा इनको 8 में बेचा, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट। 10 का शेयर था 10 में ही बेचा, दिस इज कॉल्ड एट पार। 10 का पेन था मैं 12 में बेचा इनको, दिस इज कॉल्ड एट प्रीमियम। तीनों सिचुएशन में मैं सेल आउट करूंगा, और जो बेनिफिट मेरा बचेगा उस बेनिफिट को हम एक परमानेंट बेनिफिट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और वो अकाउंट का नाम क्या होगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो पूरे चैप्टर में आप पढ़ने वाले यही हो कि अलग अलग किस्तों में पैसा आएगा, जिस किस्त में पैसा, जो भी पैसा नहीं आया उसको टेम्पररी एक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, वो उसको क्या बोलेंगे? कॉल इन एरियर। लास्ट में जाकर के कभी कभी देखो बीच में भी फॉरफिट कर लेंगे, लेकिन जनरली लास्ट में फाइनल कॉल के बाद डिसाइड करेंगे। ऐसा हो सकता कि नहीं, मुझे बताओ प्रैक्टिकली सोच के। कोई आदमी अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल के टाइम में अलॉटमेंट का पैसा दे दे। कोई आदमी फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो वेट कर लेते हैं, हो सकता है फाइनल कॉल के टाइम में अलॉटमेंट का पैसा दे दे, क्यों फॉरफिट करे? कंपनी की पॉलिसी अगर थोड़ी लिबरल है तो कंपनी वेट कर लेगा और फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर का डिसीजन लेगा। लेकिन कोई कोई कंपनी, अच्छा अलॉटमेंट ही नहीं दिया, डोंट वेट टिल फाइनल कॉल, अभी फॉरफिट कर लो। तो दोनों सिचुएशंस पॉसिबल है और दोनों पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। फाइनल कॉल से पहले भी कंपनी शेयर को फॉरफिट कर सकती है,
और फाइनल कॉल के बाद भी कंपनी शेयर को फॉरफिट कर सकती है। रीइश्यू हो सकता है फाइनल कॉल से पहले आपने फॉरफिट किया, रीइश्यू भी फाइनल कॉल से पहले हो जाए और रीइश्यू फाइनल कॉल के बाद हो। तो जब आप मतलब एक ओवरऑल क्या बात पता चला सर, फॉरफिट में होने वाला बेनिफिट को रीइश्यू में होने वाले लॉस से कंपेयर करेंगे और जो अल्टीमेट बेनिफिट बचेगा दैट विल ट्रांसफर टू परमानेंट बेनिफिट अकाउंट, और उस परमानेंट बेनिफिट अकाउंट का नाम क्या होगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो हम लोग मैथमेटिकली यही काम करने वाले हैं, करेक्ट। लेकिन उससे पहले आप एक थ्योरी का पार्ट लिखिए, राइट डाउन, लिखो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। जब आप बैलेंस शीट देखोगे ना कंपनी का, तो वर्टिकल फॉर्म में बना रहता है। वर्टिकल फॉर्म में सबसे ऊपर ए पॉइंट लिखिए, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल। कंपनी 50 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 इससे रजिस्टर्ड है, मतलब 5 करोड़। 2 लाइन यहां पर मैं दे दिया। ऑथोराइज शेयर कैपिटल को ना रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। मतलब कंपनी अपने लाइफ टाइम में, व्हाट इज ऑथोराइज शेयर कैपिटल? मैक्सिमम बाउंड्री, कंपनी रजिस्टर्ड है इतने से, ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में मैक्सिमम इतना शेयर जारी कर सकता है, लोगों से पैसा 5 करोड़ तक ले सकता है। कंपनी रजिस्टर्ड है इतने से, कंपनी अपने लाइफ टाइम में इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो जारी कर सकता वो कितना कर सकता? 50 लाख का। ये रजिस्टर्ड है। हाँ जी, 50 लाख है, 50 लैक्स एट द रेट ऑफ 10 each, तो कितना होगा? 5 करोड़। दिस इज ऑथोराइज। ऑथोराइज मीन्स द मैक्सिमम बाउंड्री, जिस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता है कंपनी। इसी को रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी अपने लाइफ टाइम में, ऑथोराइज से आपको कंपनी कितनी बड़ी है ये पता चल जाएगा। कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितने का शेयर मार्केट में जारी कर सकता है, ये लिमिट अगर पता करना हो तो बैलेंस शीट का क्या देखना पड़ेगा? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। इतने से कंपनी ऑथोराइज्ड है, मतलब मैक्सिमम पैसा लोगों से अपने लाइफ टाइम में कंपनी 5 करोड़ तक ले सकता है। सबसे ऊपर बैलेंस शीट में आपको एक दिखेगा ऑथोराइज शेयर कैपिटल। तो ऑथोराइज देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा इतने का कंपनी है। अब इसका जो पार्ट कंपनी, बी पॉइंट, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल 50 लाख में अभी कंपनी 10 लाख शेयर जारी कर रही है एट द रेट ऑफ 10 each। कितना रुपया कंपनी? 1 करोड़, 1 करोड़। व्हाट इज इशूड? क्या कोई आपसे पूछे इशूड ऑथोराइज से ज़्यादा हो सकता है? नो। ऑथोराइज इज द मैक्सिमम बाउंड्री, जिसमें अभी जो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है उतना आप मार्केट में क्या करते हैं? जारी करते हैं शेयर। और नाम से ही क्लियर लग रहा होगा, इशू। मार्केट में ऑथोराइज्ड का वो पार्ट जो मार्केट में शेयर जारी किया जाता है, दैट शेयर इज कॉल्ड इशूड शेयर कैपिटल। सर, कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? पढ़ेंगे आप आईपीसीसी में जाकर के। कुछ क्लॉजेज होता है सेकेंड पार्ट सीए में, कुछ क्लॉजेज, कैपिटल क्लॉजेज को अल्ट्रेशन करने का कुछ रूल्स होता है। वो रूल इंप्लीमेंट करके आप इसके लिमिट को इंक्रीज कर सकते हो। बट अभी आप यही समझो, ऑथोराइज इज टेम्पररी इज द परमानेंट कैपिटल। इससे ज़्यादा कंपनी अपने लाइफ टाइम में शेयर जारी नहीं कर सकती है। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट जो मार्केट में
शेयर जारी करके पैसा कंपनी अरेंज कर सकता है। इशूड शेयर कैपिटल इज पार्ट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल। सर ऑथोराइज और इशूड बराबर हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बट इशूड शेयर कैपिटल कभी भी ज्यादा नहीं होगा ऑथोराइज से। करेक्ट है। इशूड का मतलब दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो कंपनी अभी मार्केट में जारी करके लोगों से पैसा लेना चाहती है, उसको क्या बोलते हैं? इशूड शेयर कैपिटल। ये 2 लाइन यहां भी दिया, ऐड करने के लिए हमें जानकारी नहीं है इसका, ये हमें जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कंपनी 5 करोड़ का है, जिसमें कंपनी अभी 1 करोड़ का शेयर मार्केट में जारी कर रही है। उसके जस्ट नीचे होगा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब इसको एक बार समझना। सब्सक्राइब मतलब होता है ना लोग कितना खरीदा। सब्सक्राइब का मतलब होता है लोग कितना खरीदा। कंपनी बेचना तो चाह रहा है कितना? 1 लाख 10 लाख शेयर, लेकिन लोग कितना खरीदा। अब 3 सिचुएशन यहां पे हो सकता है। क्या हो सकता है? ध्यान से देखना। नो इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन गिवन, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप ये मान के चलेंगे कि जितना कंपनी इशू किया उतना ही लोगों ने सब्सक्राइब किया। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इशूड बराबर सब्सक्राइब्ड मान के चलोगे। जितना कंपनी बेचना चाह रही थी शेयर, उतना ही शेयर लोगों ने खरीदा है। अगर आपको लिख दे कि 9 लाख शेयर लोगों ने खरीदा, आप समझ जाएंगे सिचुएशन क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन का। अंडर सब्सक्रिप्शन का। ऐसा क्यों होता है? लोग नहीं रेडी हो खरीदने के लिए। थ्योरी भी आप ध्यान से देखो। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब कंपनी जितना शेयर मार्केट में सेल आउट करना चाह रही है, लोगों ने उतना शेयर नहीं खरीदा। लेकिन लोगों ने 12 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। 10 लाख कंपनी बेचना चाह रही है और 12 लाख शेयर लोग खरीदना चाह रहे हैं। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। और यही सिचुएशन आपको प्रॉब्लम करेगा आगे। ये 2 लाख के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा आया, उसे आप कैसे मैनेज करोगे? प्रोपोर्शनेटली आप उसे रिफंड भी कर सकते हो, अगले किस्त के लिए रख भी सकते हो, क्योंकि पैसा तो आप एक बार में मांग नहीं रहे हो। तो अगर एक्सेस अमाउंट हमारे पास आए तो उस एक्सेस अमाउंट को कैसे हैंडल करेंगे, यही बात हम लोग सीखेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट में। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम सिचुएशन। नो प्रॉब्लम सिचुएशन अंडर सब्सक्रिप्शन, नो प्रॉब्लम सिचुएशन यहाँ पे। अगर ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है तो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी जा रही है ना, कंपनी जितना बेचना चाह रहा है लोग उससे ज़्यादा खरीदा है। हालांकि उतना ज़्यादा बेच नहीं सकता कंपनी, 10 लाख की परमिशन है तो 10 ही लाख शेयर बेचेगी, बट ओवर सब्सक्राइब हुआ है सर, ओवर सब्सक्राइब हुआ है, ज़्यादा शेयर लोगों ने खरीदने का कोशिश किया, मिला नहीं, लेकिन लोगों ने ट्राई किया है। मतलब कंपनी फाइनेंशियली और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही अच्छी है, लोग ओवर सब्सक्राइब कर दिया है। यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि कंपनी का पोजीशन कैसा है। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है और कुछ भी मेंशन क्वेश्चन में नहीं है तो मान के चलेंगे कि जितना शेयर था उतना ही लोगों ने खरीदा। अंडर सब्सक्राइब है तो समझ जाएंगे लोगों को पसंद नहीं आया, ऑब्जेक्ट क्लॉज। बट इफ इट इज ओवर सब्सक्राइब इट सिंपली मीन्स कि लोग ज़्यादा डिमांडेड है शेयर मार्केट में, प्रॉफिटेबिलिटी फास्ट ट्रैक बढ़िया है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो ओवर सब्सक्राइब हुआ। और दिस सिचुएशन इज कॉल्ड प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम सिचुएशन, जिसको हम लोग हैंडल करना सीखेंगे एंड प्रो राटा अलॉटमेंट से। ठीक है, डी पॉइंट देखना, डी पॉइंट सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के जस्ट नीचे आपको मिलेगा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, ये क्या होता है ध्यान से समझना। कॉल्ड अप का मतलब आप पैसा, प्लीज कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप प्रैक्टिकल करने के लिए जरूरी है, ध्यान से सुनना।
अप्लाई पर पैसा कितना मांग रहे थे आप? 10 का शेयर मान लेते हैं, 3 रुपया। अलॉट पर कितना से पैसा मांग रहे थे? 5 रुपया। फर्स्ट कॉल पे कितना मांग रहे थे? 1 रुपया। फाइनल कॉल पे कितना मांग रहे थे? 1 रुपया। सर ज़रूरी है क्या फर्स्ट और फाइनल कॉल करना एक साथ नहीं कर सकते? 3 ही किस्त कर सकते हो। 2 किस्त तो रिक्वायर्ड है, पूरा का पूरा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में भी ले सकते हो। वो डिपेंड करता है कंपनी को पैसे की कवरिंग, और हो सकता है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल किया, 3 ही रुपया अलॉटमेंट पे 4 ही मांगा होगा, एक और कॉल बढ़ा दिया होगा। तो क्वेश्चन जैसा देगा अपने को वैसे काम करना है। एक बात बताओ, ये बना रहे हैं हम लोग कब? ये अप्लाई का डेट था, मान के चलते हैं, कुछ डेट मैं दे रहा हूँ, ध्यान देना समझना। अप्लाई का डेट दे रहा हूँ 1 जनवरी, अलॉट का डेट दे रहा हूँ 15 मार्च। कौन सा डेट दे रहा हूँ? 15 मार्च। फर्स्ट कॉल का डेट दे रहा हूँ 1 जून, और फाइनल का कॉल का डेट दे रहा हूँ मैं आपको 1 सितंबर। आप ये बैलेंस शीट बना रहे हो 31 मार्च को। 15 मार्च को अलॉटमेंट है, 1 जून को फर्स्ट कॉल है, और 1 सितंबर को फाइनल कॉल है। आप मुझे बताइए 31 मार्च तक कौन कौन पैसा मांगा गया होगा? 31 मार्च तक अप्लाई और अलॉट मांगा गया होगा। अप्लाई और अलॉट, क्योंकि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नेक्स्ट ईयर में आ रहा है। तो अभी मान लो 10 लाख शेयर आप बेचे हो, और 10 लाख शेयर पे एट द रेट ऑफ 8 रुपया अगर आपने मांगा है, 8 रुपया मांगा है। कॉल्ड अप का मतलब वो पार्ट ऑफ फेस वैल्यू जो आज के डेट तक आप मांग लिए हो। लोगों ने कितना दिया उससे मतलब नहीं है, आपने कितना मांगा। कॉल्ड अप का मतलब आज के जिस दिन बैलेंस शीट बन रहा है उस डेट तक आपने कितना पैसे का कॉल कर लिया। अगर मैं बोलूं अनकॉल्ड अप कितना है, तो आप क्या बोलोगे? अनकॉल्ड अप कितना है? 2 रुपया अनकॉल्ड अप है। ये भी थ्योरी है। कॉल्ड अप का मतलब वो पार्ट जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन तक कितना कॉल ड्यूज हो चुका है। अभी आप देखो तो 15 मार्च, 31 मार्च को आप बना रहे हो, तो जून वाला और सितंबर वाला पैसा तो अभी कॉल ही नहीं हुआ है। तो अभी तक कॉल कौन कौन सा हुआ है? अप्लाई और अलॉट। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल सब्सक्राइब से कम दिख सकता है। क्यों? बिकॉज सम पार्ट इज स्टिल अनकॉल्ड अप। कुछ पार्ट अभी भी मांगा गया नहीं है, जो नेक्स्ट ईयर में जिसका ड्यू डेट फॉल कर रहा है। तो अगर कुछ पार्ट ऑफ शेयर जो इस साल में नहीं मांगा गया है, जिसका कॉल्ड अप डेट नेक्स्ट ईयर है, दैट पार्ट बिकम द अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल। तो अभी तक जितना मांगे हैं, जिस डेट को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस डेट तक हम जितना पैसा मांगे हैं, दैट पैसा इज कॉल्ड कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और सबसे लास्ट में ई पॉइंट में आपको लिखा रहेगा पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल, यहां भी 2 लाइन है। यहां पर देखो, मान लिए हम 1 करोड़, लेकिन यहां पर कितना होगा पता है? 80 लाख। 80 लाख क्यों हुआ? क्योंकि 2 रुपया 20 लाख रुपया अभी अनकॉल्ड अप है, जो भविष्य के डेट में मांगा जाएगा। तो जितना कॉल आज के डेट तक ड्यूज था, उतने कॉल को हम क्या करेंगे? हम कॉल्ड अप में लेंगे। एंड पेड अप का मतलब लोगों ने कितना दिया। प्लीज़ ध्यान से सुनना, पेड अप समझ में आ जाएगा। इस 10 लाख शेयर जो बिका है ना मार्केट में, इसमें से 1 लाख शेयर होल्डर ऐसा है जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। तो मुझे बताओ आप कितना रुपया नहीं आया होगा? 1 लाख शेयर होल्डर अगर 5 रुपया वाला किस्त नहीं दिया, सर अप्लाई भी नहीं दिया हो, एक बात बताओ, जब तक अप्लाई नहीं करेगा तब तक आप नाम कैसे जानोगे? तो अप्लाई तो कभी कॉल इन एरियर हो ही नहीं सकता। कुछ बच्चे ये सोचते हैं सर अलॉटमेंट नहीं दिया, अप्लाई नहीं दिया। अरे अप्लाई नहीं दोगे तो नाम कैसे जानूंगा मैं आपका? अप्लाई तो आप किए ही हो। अलॉटमेंट का पैसा 1 लाख शेयर होल्डर 9 लाख टाइम पे दे दिया, 1 लाख शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा अभी तक नहीं दिया। तो पेड अप शेयर कैपिटल कैसे निकालोगे बताओ?
कॉल्ड अप कितना था? कॉल्ड अप था सर 80 लाख, जिसमें से माइनस कर देंगे कॉल इन एरियर, कितना? 5 लाख। कैसे निकाले पता चला? 1 लाख शेयर होल्डर अलॉटमेंट के 5 रुपया वाला किस्त नहीं दिया, तो कितना कॉल इन एरियर में चला गया होगा? 5 लाख। तो अभी तक पेड अप शेयर कैपिटल कितना आया होगा? 75 लाख रुपया आया होगा। इसके नीचे मैं 2 लाइन नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि इसका यूज बैलेंस शीट मैच करवाने के लिए चाहिए। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे टॉप पर क्या दिखेगा? ऑथोराइज्ड। उसके जस्ट नीचे क्या दिखेगा? इशूड। उसके जस्ट नीचे क्या दिखेगा? सब्सक्राइब। उसके जस्ट नीचे क्या दिखेगा? कॉल्ड अप। बताता हूँ, डोंट वरी, अभी रुक के आराम से करके बढ़ेंगे, ऐसे थोड़ी जल्दी कर लेंगे। पेड अप का मतलब सर अगर कोई कॉल इन एरियर नहीं होता तो कॉल्ड अप बराबर पेड अप होता। कॉल इन एरियर हो गया, इस वजह से कॉल्ड अप और पेड अप में डिफरेंस आ गया। 1 लाख शेयर होल्डर सिर्फ अलॉटमेंट नहीं दिया है, अप्लाई दे चुका है। 5 रुपए का अलॉटमेंट का किस्त था। ध्यान से सुनो ना, क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, वेट करो ना थोड़ा। 1 लाख शेयर होल्डर 5 रुपए वाला किस्त नहीं दिया, 3 वाला किस्त दे चुका है। सर 1 लाख इंटू 8 क्यों नहीं किए आप? बिकॉज अप्लाई गिवन बाय द शेयर होल्डर। तो सिर्फ जो किस्त नहीं दिया, दैट अमाउंट ट्रांसफर टू कॉल इन एरियर। तो अगर हम मांगे कितना? 80 लाख, जिसमें नहीं आया 5 लाख, तो पेड कितना कर दिया? 75 लाख। दैट विल ट्रांसफर टू द पेड अप शेयर कैपिटल। ऐसा भी हो सकता था कि कॉल्ड अप और पेड अप बराबर होता। कब? जब कोई कॉल इन एरियर नहीं होता तो कॉल्ड अप बराबर पेड अप होता। यस विवेक, मुझे लगता है हो गया होगा कि पूछो। हाँ, सही है। अच्छा, यही बताना चाह रहे थे। ओके, कॉल इन एरियर, एरियर मतलब होता है बकाया। बताता हूँ फिर से, ये 80 लाख करना था, यही बोल रहे थे ना। देखो, पेड अप का मतलब होता है ना, सिंपल भाषा में समझो, कॉल्ड अप मतलब आपने कितना मांगा लोगों से, शेयर होल्डर से आपने अभी तक कितना कॉल ड्यूज हो गया। ऐसा भी हो सकता था, अब बात करोगे तब तो नहीं आएगा समझ में। कुछ हो जो नहीं सीखना चाह रहे हो, कुछ ऐसे भी हो जो बात करके बगल वाले को डिस्टर्ब कर रहे हो। तुम बेटा क्यों सीखोगे? मैं तो सीख ही नहीं रहा। तो इस वजह से भी आपको डिस्टर्ब करेंगे, तो उनसे थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा ना, वो सैम्पल बेसिस पे नहीं होता है, सेंसस बेसिस पे होता है। पढ़े हो ना? इंडिविजुअली आपका अपना रोल नंबर, रोल कोड मिलेगा और आपको अपने मार्कशीट लेके एडमिशन लेने जाना है, पर उस वाले का नहीं। करेक्ट? तो अपना ध्यान दो। यस सर, आयुषी। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है? आपने कितना पैसा मांगा। कॉल्ड अप का मतलब होता है कि आप अभी तक, जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो, उस दिन तक कितना कॉल ड्यूज हो गया। अगर सारे शेयर होल्डर सारा पैसा अभी तक ऑन टाइम देता तो कॉल्ड अप बराबर पेड अप होता। लेकिन अगर कोई पार्ट ऑफ शेयर होल्डर, कोई पर्टिकुलर किस्त जो अभी तक आप मांग चुकी हो, उसमें से कोई किस्त अगर वो नहीं दिया है, देन दैट पार्ट विल ट्रांसफर टू कॉल इन एरियर। मुझे तो एक बात यहाँ क्लियर दिख रहा है, अप्लाई तो दिया ही होगा। अप्लाई नहीं दिया होगा तो नाम ही नहीं पता होगा मुझे। नहीं दिया होगा तो क्या नहीं दिया होगा? अलॉटमेंट, क्योंकि 2 ही किस्त अभी तक ड्यूज पड़ा था। 1 लाख शेयर होल्डर की जानकारी दे रहा है जो अभी तक अलॉटमेंट नहीं दिया, तो उसके पैसे को हमने कॉल इन एरियर में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अभी तक मांगे थे 80 लाख, जिसमें 5 लाख रुपया बकाया है, एरियर है। तो अभी तक पेड कितना हो चुका है? 75 लाख। दैट विल ट्रांसफर टू पेड अप शेयर कैपिटल। करेक्ट? तो कोई आपसे पूछे अगर कि क्या पेड अप कॉल्ड अप से ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन एक और वर्ड मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, थ्योरी का। कॉल इन एरियर तो पता चल गया होगा ना। कॉल इन एरियर क्या होता है? कि सर कोई भी किस्त
नाम से एरियर मतलब बकाया होता है प्यारे बच्चे। ओवर सब्सक्राइब, ओवर जितना बेचना चाह रहा है उससे ज़्यादा खरीद लेना, अंडर जितना बेचना चाह रहा है कंपनी उससे कम खरीदना, ये सब लिखवा देंगे। बट आप एक बार नाम से देखो ना, परमानेंट सीख सकते हो। अभी आप कॉल इन एरियर, एरियर मतलब होता है हिंदी में बकाया, ड्यूज और स्टैंडिंग इज कॉल्ड एरियर। कॉल इन एरियर में जो पैसा नहीं आता वो देते। ऐसा कोई आदमी हो सकता कि नहीं, मुझे प्रैक्टिकली सोच के बताना। अलॉटमेंट के टाइम में 200 शेयर लिया था, 5000 शेयर लिया था मान लेते। अलॉटमेंट के टाइम में बोल दे कंपनी को, कंपनी एक काम करो, ये जो डेट मुझे दिख रहा है ना, इस डेट को मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं पेमेंट करना भूल जाऊंगा, और तुम पेमेंट भूलने के वजह से क्या होगा पता है, फॉरफिट हो जाएगा मेरा शेयर। तो एक काम करो, अलॉटमेंट तो दे ही रहा हूँ, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का भी पैसा अभी ही मेरे से ले लो। ऐसा हो सकता है या नहीं बताओ मुझे। मतलब अगले किस्त वाला पैसा अगर पिछले किस्त के साथ कोई शेयर होल्डर दे दे, तो जो आगे का पैसा है, आगे का पैसा कितना, 5000 गुना 2 रुपया यानी 10,000 में बोलूं। अभी का पैसा कितना, 5000 गुना 5 25,000 बोलूं। टोटल कंपनी के पास रुपया कितना आएगा, 35,000, जिसमें 10,000 जो आगे का पैसा आ गया, जो अभी ड्यूज हुआ ही नहीं था, वो आगे का जो पैसा आ गया, दैट ट्रांसफर टू कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर में अंतर आप देख सकते हो, यहां पे सीख सकते हो। अगर कोई शेयर होल्डर जो ड्यूज पड़ा अभी तक, उसमें से कोई किस्त अगर नहीं दिया, देन दैट अमाउंट विल ट्रांसफर टू कॉल इन एरियर। लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर पिछले ड्यूज के साथ अगला भी पेमेंट कर दे, अगले भी किस्त का पेमेंट कर दे, अब उसका शेयर फॉरफिट तो होगा नहीं। प्रैक्टिकली सोचो ना, कोई आगे का पैसा दे दिया, आप कैसे फॉरफिट करोगे। तो पिछले किस्त के साथ आगे के किस्त का भुगतान कर दे, देन दैट पर्टिकुलर अमाउंट विल ट्रांसफर टू ए पर्टिकुलर अकाउंट, एंड दैट अकाउंट इज कॉल इन एडवांस, एंड इट इज लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। लाइबिलिटी होता है। सर कंपनी इस पर ब्याज देती है या नहीं देती है, देती है कंपनी इस पर ब्याज। अगर आप एडवांस में पैसा कंपनी को दे देंगे, आगे वाला किस्त का पेमेंट पहले ही कर देंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट जो फ्यूचर के डेट में ड्यूज होने वाला था, उसका पेमेंट अगर आप बिफोर मैच्योरिटी कर देते हैं, तो जो भी एक्सेस अमाउंट आपने लिया, दैट अमाउंट विल ट्रांसफर टू ए पर्टिकुलर अकाउंट, एंड दैट अकाउंट इज कॉल्ड कॉल इन एडवांस। कुछ रूल है जो हम लोग पढ़ेंगे। क्या रूल है सर, 2 किस्त के बीच कितना गैप होना चाहिए, सर किस्त की मिनिमम परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए। कंपनीज एक्ट जो जो बोलता है ना, वो रूल्स को सीख लेंगे। बट पैसा प्राइमरी मार्केट में एक बार में कंपनी नहीं लेती है, क्या करती है, अलग अलग किस्तों में पैसा लेती है। और कोई भी शेयर होल्डर कोई भी किस्त के भुगतान करने में अगर नेग्लिजेंसी करता है, तो कंपनी को ये अधिकार है कि उसके द्वारा दिया गया ऑलरेडी जो पैसा है वो भी रख ले और शेयर को भी बैक कर ले। उस शेयर को कंपनी दोबारा मार्केट में रीइश्यू कर सकती है। देन दिस प्रोसेस जिसमें आप शेयर होल्डर से शेयर बैक कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर, और दोबारा मार्केट में जो सेल आउट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड रीइश्यू ऑफ शेयर। इसी की अकाउंटिंग करना सीखेंगे हर क्वेश्चन में। सर ऑथोराइज शेयर कैपिटल दिया हुआ है, बताओ कोई काम का है क्या, जस्ट नॉलेज के लिए दिया हुआ है। इतनी बड़ी कंपनी है। इशूड शेयर कैपिटल सर काम का है, क्यों, इतना शेयर उसमें से कंपनी अभी बेचना चाह रही है। सब्सक्राइब काम का है, लोगों ने कितना खरीदा सर, मैं एक लाइन बोल सकता हूं, ओवर सब्सक्राइब हो गया। आप समझ जाओगे कंपनी जितना शेयर बेचना चाह रही थी उससे ज़्यादा के लिए अप्लाई आ गया। और कुछ नहीं बोलूं तो समझना कंपनी जितना शेयर बेचना चाह रही थी लोगों ने उतना ही खरीदा। और अगर अंडर सब्सक्राइब बोल दूं तो आप समझ जाना उतना बिका नहीं जितना कंपनी बेचना चाह रही थी। लेकिन जितना भी लोगों ने खरीदा है, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इशूड का वो पार्ट जो लोगों ने परचेज किया है,
दैट पार्ट इज कॉल्ड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। उसके बाद आता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। हो सकता है अभी तक 10 रुपया ड्यूज हो गया हो, तब तो आपको दिख रहा होगा कि सर सब्सक्राइब बराबर कॉल्ड अप हो सकता है। कब? जब सारा किस्त अभी तक ड्यूज हो चुका। बट मैं आपको यहाँ पर सिखाया कि कॉल्ड अप क्या होता है, अनकॉल्ड अप क्या होता है। कॉल्ड अप मतलब वो पार्ट जो अभी तक आप मांग चुके, जो डेट ड्यूज पड़ चुका है। एंड अनकॉल्ड अप इज दैट पार्ट जो स्टिल और स्टैंडिंग, जो अभी तक मांगे ही नहीं हो क्योंकि डेट ही नहीं आया है। तो जितना पार्ट ऑफ शेयर अभी तक आपने मांग लिया है, दैट पार्ट इज कॉल्ड कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, और जो अभी बाकी है उसको यहाँ शो नहीं करेंगे, दैट पार्ट बिकम द अनकॉल्ड अप। मैं कभी अगर आगे क्वेश्चन में बोलूँ 10 रुपये का शेयर है जिसमें 3 रुपया अभी भी अनकॉल्ड अप है, तो आप समझ जाओगे मतलब 7 रुपया मांग चुका है। 10 रुपये का शेयर है जिसमें 6 रुपया कॉल्ड अप हो चुका है, जिस स्टेज पर फॉरफिट कर रहा है कंपनी शेयर को, उस स्टेज तक कॉल्ड अप 6 ही था, तो आप समझ जाओगे 4 रुपया अभी भविष्य में मांगना बाकी है। अनकॉल्ड अप 4 रुपया। तो दैट पार्ट ऑफ शेयर जिसका ड्यू डेट अभी तक आया ही नहीं है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल। करेक्ट। कॉल्ड अप और पेड अप सेम नहीं हुआ, क्यों? नेग्लिजेंसी है। अगर आपको बैलेंस शीट में कॉल्ड अप बराबर पेड अप दिखे तो आप सोचोगे सारे शेयर होल्डर अच्छे हैं, ऑन टाइम सबने पेमेंट कर दिया, कोई भी ड्यूज नहीं है अभी तक। लेकिन अगर कोई भी ड्यूज होगा, कोई भी आउटस्टैंडिंग होगा, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कॉल्ड अप और पेड अप में क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। कॉल्ड अप ज़्यादा होगा और पेड अप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब कॉल्ड अप में कॉलिंग एरियर को घटा दें तो हम क्या निकाल सकते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल निकाल सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल: ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। 5 तरह का शेयर कैपिटल होता है। करेक्ट। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हटा दूं इसको, कॉपी कर लिए। 5 तरह का शेयर कैपिटल के बाद हम लोग सीखेंगे क्या पता है? सीखेंगे जर्नल एंट्री करना। लेकिन जर्नल एंट्री करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे। आओ एक बार एक क्वेश्चन से हम लोग एक ओवरऑल बात सीखते हैं कि करने वाले क्या हैं आने वाले 1 महीने तक। इसी में बातें थोड़ा सा बढ़ते चला जाएगा और काम करते रहेंगे। क्या करने वाले हैं प्रैक्टिकली वो समझते हैं। उसके बाद थ्योरी में कैपिटल रिजर्व क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, रिजर्व कैपिटल क्या होता है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कंपनीज एक्ट क्या क्या बोलता है, किस्तों में क्या डिफरेंस होना चाहिए, कितना मिनिमम किस्त होना चाहिए, किस स्टेज पर फॉरफिट होगा, ये बातें हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 को सीखेंगे। बट उसको सीखने से पहले आइए एक बार एक आइडिया आपको आएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, कैसे हम उसको हैंडल करेंगे आगे। एक बताओ क्या नाम लिखें? रिलायंस नहीं, अल्फा लिमिटेड कितना शेयर जारी कर रहा है? मान लेते हैं 50,000 शेयर, और एक शेयर का दाम कितना है? 20 रुपया। 20 ईच में बेचना चाह रहा है। मैं क्वेश्चन में कुछ भी मत लिखना, बस आप देखो समझो। अभी जरूरी ये है क्योंकि 1-1.5 महीने तक लिखना ही है। पहले बेसिक समझो तब ना, नहीं तो किताब में सब लिखा हुआ है, जाके देखना घर पे। नोट में उसमें लिखते हो, शाम में इस पर खाना रख के खा लेते हो, नेक्स्ट डे वो डस्टबिन में चला जाता है। वैसे नहीं करना है। और फ़ोटो भी नहीं लेना है, डिलीट कर देते हो। बढ़िया बढ़िया फ़ोटो देखे ना, नहीं करती। समझना, कंपनी को चाहिए 10 लाख रुपया। कंपनी कितना शेयर बेच रहा है? 50,000। सर कितना ऑथोराइज था? क्या मतलब है? इशू कर रहा है, मतलब ये तो क्लियर है कि कंपनी को ये राइट है, ऑथोराइज से बिलो ही है। 50,000 शेयर कंपनी 20 रुपये का बेचना चाह रही है। और प्रोस्पेक्टस पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। अप्लाई एप्लीकेशन पे 20 रुपया में 6 रुपया लेंगे। उसके बाद अलॉटमेंट करेंगे 2 महीने के बाद, और उस टाइम 8 रुपया लेंगे।
देख लो, एग्री होना तभी खरीदना शेयर, क्योंकि कुछ भी देने में गलती करोगे तो पैसा आपका रख लिया जाएगा। प्रोस्पेक्टस पे लिखा हुआ है अप्लाई के टाइम में आपको 6 रुपया देना है, अलॉट के टाइम में आपको 8 रुपया देना है, उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ ही करेंगे। और कितना पैसा बचा 20 में बताओ ना, 6, ये मांगे और ये अमाउंट उस डेट को आपको दे देना है। ऑल मनी रिसिप्ट, सारा पैसा कंपनी के पास आ गया, एक्सेप्ट कौन, एक शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स। होल्ड कितना किया है पता है, 50,000 में 2,000 शेयर, 2,000 शेयर। कुछ ना कुछ गलती किया है तभी एक्स का नाम आया है। क्या गलती किया सर, अप्लाई नहीं दिया? अरे अप्लाई तो दिया ही होगा। नॉट पेड, नॉट पेड क्या क्या नहीं दिया पता है, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। एक और शेयर होल्डर है, कौन, मिस्टर वाई, कितना होल्ड कर रहा है, 1,000 शेयर, 1,000 शेयर, नॉट पेड, ये क्या नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एंड फाइनल कॉल। 2 लोग गलती किया आपको दिख रहा है, गलती कितने लोग किए हैं, 2 लोग। एक्स 2,000 शेयर जिसने 2 किस्त नहीं दिया, वाई के पास 1,000 शेयर जिसने 1 किस्त नहीं दिया। एक लाइन में बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट डिसाइडेड, क्या, मैनेजमेंट डिसाइडेड टू फॉरफिट, टू फॉरफिट क्या पता है, एक्स एंड वाई शेयर, एंड वाई शेयर आफ्टर फाइनल कॉल, ये ध्यान रखना। फाइनल कॉल, मैनेजमेंट डिसाइडेड टू फॉरफिट बोथ द अबव शेयर, दोनों शेयर को कंपनी का मैनेजमेंट क्या डिसाइड किया कि जब्त कर ले। एंड नंबर 1, ऑल दिस शेयर रीइश्यूड, शेयर रीइश्यूड, किसको रीइश्यूड किया पता है, 2Z, 2Z एट द रेट ऑफ, कितने का शेयर था, 20 का, 18 इंच। दूसरा नंबर लिख रहा हूं, ऑल दिस शेयर रीइश्यूड, रीइश्यूड 2Z एट द रेट ऑफ 22 इंच। तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं, तीनों में अलग अलग आंसर आएगा। ऑल दिस शेयर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 20 इंच। मैं बोल सकता हूं एक बार में मोर देन फेस वैल्यू, एक बार में लेस देन फेस वैल्यू, और एक बार में फेस वैल्यू पे रीइश्यू किया। करेक्ट। नंबर 4, पूरा शेयर नहीं बिका। ऐसा भी हो सकता है ना, जेड आया बोला कितना टोटल शेयर है, बोले 3,000, बोला एक काम करो 60% शेयर मुझे दे दो, शेयर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 17 इंच। नंबर 5, 40% शेयर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 23 इंच। और लास्ट नंबर 6, कितना बेचू शेयर, 70% शेयर रीइश्यू एट द रेट ऑफ 20 इंच। हम लोग ये 6 अलग अलग केस का में पहले आंसर निकालना सीखेंगे, उसके बाद अकाउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। पहले आओ एक एक केस के बारे में हम लोग आंसर निकालते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए पूरा एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होगी। बोर्ड में आपको पूरे एंट्री की ज़रूरत होगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और समझना। लिखे हो क्या, लिखे नहीं हो ना, तो एक काम करो, फ़ोटो ले लो,
स्क्रीनशॉट रख लो, डिलीट मत करना। लिख ली, वेरी गुड। पहले हम लोग अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, अभी पहले एक बार कंसेप्ट समझ रहे हैं कि आंसर कैसे आएगा, क्रॉस चेक कैसे करेंगे। देखो एक बार एक तरफ मैं लिख रहा हूं कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर का मतलब आपको पता है क्या होता है? बकाया। और एक तरफ मैं लिख रहा हूं शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर का मतलब क्या होता है पता है? फायदा। जो पैसा आ गया उसको कहाँ लिखेंगे? फॉर फीचर में। और जो नहीं आया उसको कहाँ लिखेंगे? कॉल इन एरियर में। मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ, जो पैसा नहीं आया। नहीं में किधर, राइट या लेफ्ट? नहीं आया। विल ट्रांसफर टू कॉल इन एरियर। और जो पैसा आ गया आओ दो शेयर होल्डर की बात करते हैं और आपको आंसर निकाल के दिखाते हैं, फिर हम लोग पूरा क्वेश्चन करके वही आंसर पे पहुंचेंगे। जो पैसा नहीं आया, एक बार आप एक्स का डिटेल देखो ना, प्लीज बात नहीं करो, ध्यान से बोर्ड पे देखो और समझो। जो पैसा नहीं आया, आपको नहीं लग रहा है सर एक्स का 2000 शेयर पे 14 रुपीज़ नहीं आया? सब रीड करो तो एक बार। मैं यहाँ पे लिखूँ क्या? 2000 मल्टीप्लाई 14, तो मैं यहाँ लिख दूँ आ कितना गया होगा? 2000 मल्टीप्लाई 6 चलेगा? एकदम आराम से सोच के देखो क्वेश्चन को और तब कॉपी करना। आया कितना? सर एक किस्त आया है एक्स का। कौन सा? अप्लाई वाला। और सब सीख सकते हो, ध्यान देना, कुछ है नहीं। एक बार आप बेसिक समझ गए ना तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। जो पैसा आ गया, एक बार मैं आपको ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका सिखा रहा हूं। एक्स की बात करें तो नॉट एबल टू पे, कौन कौन सा किस्त? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। इट मीन नॉट रिसीव्ड, कौन कौन सा पैसा? 8 + 6 14 रुपीज़ नहीं आया होगा। 20 में 14 नहीं, क्या बोल रहे हो? फेस पे ही लूंगा तो क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है, सामने क्वेश्चन दिख रहा है, इसलिए मैं चाह रहा हूं यहाँ पे देखो आप। एक्स की बात करो, मिस्टर एक्स होल्ड कर रहा था 2000 शेयर। उस 2000 शेयर में नोट पेड क्या था? अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नोट पेड मैं लिखवा दिया हूँ हिंदी में। जो पैसा नहीं आए तो क्या नहीं आया होगा आयुष? अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। और दोनों किस्त का टोटल अमाउंट कितना है? 14 रुपीज़। तो 14 रुपीज़ अगर 2000 शेयर पे नहीं आया होगा तो ऑब्वियसली 20 में 14 नहीं आया तो आया कितना होगा? 6 आया होगा। दूसरे शेयर होल्डर का सोचो, 1000 शेयर पे अगर मैं बोलूं कि नहीं आया सिर्फ 6 रुपया, क्या ये दिख रहा है आपको? क्योंकि वो क्या नहीं दिया? सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। सिर्फ 6 नहीं आया तो आया कितना होगा? 1000 शेयर पे 14 आ गया होगा। चलेगा? मतलब सर अगर देखें तो आंसर जब हम लोग करेंगे पूरा क्वेश्चन तो कॉल इन एरियर में 2800 और 28,000 और 6,000 34,000 रुपया मुझे दिखेगा कि नहीं आया है। करेक्ट जो रहा हूँ क्या? चेक कर लेना। आया कितना होगा? 14 और 12 कितना होता है? 14 और 12 26,000 सर फायदा होगा कंपनी को। कंपनी शेयर 3000 शेयर कंपनी के पॉकेट में आ गया होगा और 26,000 का फायदा होगा।
ये बात सबको दिख रहा है। कंपनी के पास 26,000 रुपया आ गया होगा, कैलकुलेशन सही है ना, 14, 26,000 रुपया कंपनी के पॉकेट में और 3,000 शेयर भी कंपनी के पॉकेट में। अगर मैं पूरा लाइन बोलूं तो ये बोल सकता हूं कि 26 और 34 कितना होता है बताओगे? 60। 60,000 का शेयर में 34,000 नहीं आने की वजह से 26,000 रुपया कंपनी के पास भी आ गया और 3,000 शेयर भी आ गया। चलेगा? बिल्कुल आराम से देखो। एक तरफ मैंने क्या निकाला, रीड किया क्वेश्चन को और ये पता किया कि बकाया कितना है। बकाया अगर मुझे पता चल जाए तो रिसिप्ट 20 का है। एक बात बताओ, 10 रुपये का कोई सामान है, 4 रुपया नहीं दिए हो तो दिए कितना हो गए? 6 रुपया। तो ये तो सिंपल बात है। अगर मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ, 10 रुपये का कोई सामान है, 7 रुपया दे दिए, इसका मतलब नहीं कितना दिए होगे। तो एक अगर आपको पता चल जाए, फेस वैल्यू पता हो और कितना नहीं दिए ये पता चल जाए, तो कितना दे दिए वो निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? तो हम लोग अभी क्वेश्चन पढ़े तो पता चला 2,000 शेयर जो एक्स का है उस पर उसने ना तो 8 वाला किस्त दिया ना 6 वाला किस्त दिया। 14 रुपीज़ उस पर आउटस्टैंडिंग होगा। तो कॉल इन एरियर में 2,000 मल्टीप्लाई 14, 28,000 तो वही चला गया होगा। और सर दूसरा वाला शेयर होल्डर लास्ट वाला किस्त नहीं दिया, यानी 1,000 शेयर पे सिर्फ 6 रुपया नहीं आया होगा, तो 28 + 6 34,000 आउटस्टैंडिंग होगा। तो वैसे भी निकाल सकते हो, 60,000 में अगर 34,000 नहीं आया तो आया कितना होगा? 26,000। लेकिन यहाँ पूरा पोस्टमार्टम किया, कैसे आया ये 36,000, ये 26,000 कैसे आया? कि अगर मान लो मुझे पता चल जाए 14 नहीं आया तो आया कितना होगा? 6 नहीं आया तो आया कितना होगा? 14। तो x का बेनिफिट इसके पास कितना होगा? 12,000। और y का बेनिफिट इसके पास कितना होगा? 14,000। तो 12,000 और 14,000 को जोड़ ले तो टोटल कितना आ जाएगा? 26,000। मतलब एक लाइन में बोल सकता हूं क्या, कंपनी के पास 3,000 शेयर और कंपनी के पॉकेट में 26,000 रुपया। आ जाओ अब एक एक केस को, ये कॉमन है, हर केस में आंसर जो बदलेगा ना, ये कॉमन बातें हैं। मुझे एक बात पता है, 26,000 का फायदा है। अब मैं केस 1 की बात कर रहा हूं। केस 1 समझना प्लीज, ध्यान देना। सर साफ साफ दिख रहा है कि 2,000 शेयर पर 18 रुपये अगर बेचेगा, 20 का शेयर अगर 18 में बेचा है तो एक शेयर पे 2 रुपये का लॉस हुआ है। तो 2,000 नहीं 3,000 शेयर पर लॉस कितना होगा बताओ? लॉस होगा 6,000 रुपये का। दिख रहा है सबको? 6,000 का लॉस होगा, क्योंकि 20 का शेयर अगर 18 में बेच रहा है, मतलब एक शेयर पर कंपनी को 2 रुपये का लॉस है। तो 3,000 शेयर अगर ऑल शेयर रीइश्यू करेगा तो कंपनी को 3,000 शेयर पे 6,000 का लॉस हुआ होगा। अगर 6,000 का लॉस होगा तो आप मुझे बताओ पहले फ़ायदा कितना था? फ़ायदा था 26,000। फॉर फ्यूचर का अमाउंट कितना था? 26,000। उसमें से लेस कर देंगे कितने का लॉस? 6,000 का। 20,000 विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। दैट इज आंसर ऑफ फर्स्ट केस। आंसर 3,000 शेयर है ना, हमें बेनिफिट कितने का हुआ है? 3,000 शेयर पे 26,000 का फायदा है। 3,000 शेयर में जब दोबारा बेचा ना तो 60,000 का सामान, थोड़ा और सोचो, 54,000 में बिका होगा। मतलब 3,000 शेयर पे लॉस हुई होगी कंपनी को 6,000 रुपये का। तो 26,000 के बेनिफिट में अगर 6,000 का रीइश्यू करने से लॉस हो गया तो अल्टीमेटली बेनिफिट बचा कितना? परमानेंट बेनिफिट बचा कितना? 20,000। दैट विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व
वही आंसर होगा। पहला केस ओवर। कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो पूछो। यही हम लोग पूरा जो करेंगे ना आंसर, तो अल्टीमेटली तांसु पूछ क्या रही हो, दोबारा लिखो। 3000 शेयर पे अगर एक शेयर पे 2 रुपए का लॉस है तो 3000 शेयर पे 6000 का लॉस होगा। 3000 शेयर पे कंपनी को बेनिफिट कितने का था? बेनिफिट था, दिख रहा होगा आपको, 26,000 का बेनिफिट था, जिसमें रीइश्यू का लॉस कितना हो गया? 6,000 का। तो अल्टीमेटली बेनिफिट बचा कितना? 20,000। विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। मैं देख लेता हूँ आप क्या पूछ रही थी, थोड़ा 2-3 बार सुनो ना। सर 3000 कैसे आया? तांसु बताइए, दोनों शेयर का टोटल अमाउंट कितना था? दोनों शेयर कितने का था? एक शेयर 2000 था एक्स वाला, और वाई के पास 1000 शेयर था, तो आपके पास 3000 शेयर तो था। और ये भी बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए ऑल दिस शेयर रीइश्यू, मतलब पूरा आयुष, ऑल दिस शेयर रीइश्यूड का मतलब पूरा का पूरा 3000 शेयर बेच दिए। अब 3000 शेयर को फॉरफिट करने से बेनिफिट था 26,000 का, रीइश्यू करने से लॉस हो गया 6,000 का, तो अल्टीमेटली कंपनी को बेनिफिट बचा कितना? 20,000 का। दैट विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। केस 2 में चलते हैं। कंफ्यूजन? तांसु पूछिए दोबारा। केस 2, सेकेंड केस। केस 2 में मुझे बताओ, एक बात तो दिमाग में लेके चलना, 26,000 का फायदा है अपने पास 3000 शेयर पे। केस 2 देखो, 22 रुपया में बेचे, तो आपके दिमाग में आ रहा है ना कि 26,000 का फायदा तो था ही सर, और 3000 शेयर 2 रुपया ज़्यादा में बेचे तो 6000 और आ गया। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा सर 26 + 6 32,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। नो, हम लोग कैपिटल रिजर्व में सिर्फ 26,000 ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि कोई लॉस हुआ ही नहीं रीइश्यू करने से, इवन बेनिफिट हुआ है, तब भी मैक्सिमम जो बेनिफिट है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, और अभी वाला जो 6,000 का बेनिफिट है ना, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे। उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। ये क्या होता है डिटेल पढ़ेंगे। 6,000 विल ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जो अभी एग्जिस्टिंग शेयर है मार्केट में, उसको, उसकी बेनिफिट को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करते हैं। 6,000 का जो अभी बेनिफिट है वो मार्केट में एग्जिस्टिंग है शेयर, उससे रिलेटेड जो बेनिफिट होगा उसको हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कंपनी कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल कहाँ करता है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल कहाँ करता है, दोनों का यूज अलग अलग है। तो एट प्रेजेंट जो मार्केट में हम दोबारा शेयर जारी किए हैं, उससे अगर कोई एडवांटेज होगा, then that advantage will not transfer to capital reserve, that will transfer to a different account, and that account is called security premium account में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग शेयर है अभी मार्केट में। ऐसा नहीं जल्दी जल्दी में 26 पुराना वाला फ़ायदा, 6 नया वाला फ़ायदा, 32,000 को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करोगे। बड़े आगे केस 3 पूछोगे कुछ? देखो एक ही केस कोई आएगा आपके क्वेश्चन में, मैं आपको डिफरेंट केस बता रहा हूँ। केस एक ही आएगा, या तो बिलो द वैल्यू, एबव द वैल्यू, और केस 3 तो आपको दिख रहा होगा सर इस बार तो ना तो कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान। नुकसान होता तो घटाते, फ़ायदा होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम में बेचते। इस बार तो 20 का शेयर 20 में बिका है, ना सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा और ना ही कुछ घटेगा। मतलब कैपिटल रिजर्व में मैं यहाँ पर माइनस कर दूँ, लॉस ऑफ रीइश्यू कितना हुआ है? ऑफ रीइश्यू 0,
अगर लॉस ऑफ रीइश्यू 0 होगा देन अल्टीमेटली व्हाट अमाउंट विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? 26,000 विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तीनों केस आपके सामने है। अगर लॉस हुआ माइनस करके कैपिटल रिजर्व में भेजे, प्रॉफिट हुआ एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर किए, और उस अकाउंट का नाम क्या था? सिक्योरिटी प्रीमियम में भेजना है। सर प्रॉफिट को सिक्योरिटी प्रीमियम में भेजना है। हाँ, एग्जिस्टिंग रीइश्यू शेयर से अगर कोई बेनिफिट होगा तो उस बेनिफिट को कैपिटल रिजर्व में नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो शेयर अभी फाइनल बेनिफिट नहीं है, वो अभी मार्केट में जारी हुआ है, तो वो एग्जिस्टिंग शेयर है, तो उसकी बेनिफिट को हम लोग एक डिफरेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उस अकाउंट का नाम क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नाम होगा। और लास्ट वाला आप देखो तो ध्यान से, तो आपको लग रहा होगा सर नो प्रॉफिट नो लॉस, 20 का शेयर दोबारा से मार्केट में 20 में ही बेचे, लॉस होता तो घटाते, प्रॉफिट होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम में बेचते, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, 20 का शेयर 20 में बिका तो ना माइनस करेंगे ना सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र करेंगे। पुराने वाले शेयर होल्डर से जितना फ़ायदा था 100% दैट अमाउंट विल ट्रांसफ़र टू द कैपिटल रिजर्व। ओवर सारा तीनों केस में ऑल शेयर में रीइश्यू करवाया था। अब मैं 4 केस जो आगे दिया हो ना, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट रीइश्यू है। प्रोपोर्शनेट मतलब पूरा नहीं, कुछ पार्ट ऑफ शेयर रीइश्यू है। अगर आपको आ जाए ऑल शेयर रीइश्यू, तब तो आप समझ गए होगे मेरे हिसाब से कि सर ऑल शेयर होगा ना तो ये चेक करेंगे कि कितने का शेयर था ओरिजिनली और कितना में बेचा गया। थोड़ा स्मार्टली ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर शेयर की जो वैल्यू थी उससे कम में बिका तो कैपिटल रिजर्व में माइनस करके भेजेंगे, उससे ज़्यादा में बिका तो कैपिटल रिजर्व में जोड़ के नहीं भेजेंगे, वो ज़्यादा अमाउंट को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में भेजेंगे, और जितने का था उतने में ही बिका देन 100% ऑफ कैपिटल अमाउंट विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व ओनली। ये 3 केस का डिस्कशन किया। चौथा केस, इस बार पूरा शेयर नहीं खरीदा, जेड आया और बोला कि मुझे 60% शेयर दे दो। जैसे वो 60% बोला ना, मेरे दिमाग में 1800 शेयर आया। आप लोग के दिमाग में आया? बिका है 1800 शेयर ही। 3000 शेयर में 60% शेयर ही रीइश्यू हुआ है। जो आया ना सामने वाला, बोला हम पूरा नहीं खरीद पाएंगे। कितना शेयर है तुम्हारे पास? बोला 3000। ऐसा करो मुझे 60% शेयर दे दो। कितने में दोगे? और वो निगोशिएट करके 17 रुपया में ले गया। ये निगोशिएट आपको नहीं करना है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। यानी इस बार आप ध्यान से देखो तो 1800 शेयर ही जारी हुआ है। आप एग्जाम में जल्दी जल्दी में गलती क्या करते हो वो सुनना। आपके दिमाग में रहता है 26,000 का फायदा, और आपके दिमाग में आता है 20 का शेयर 17 में बिका ना, तो एक शेयर पे 3 रुपये का लॉस, तो 1800 शेयर पे 5400 का लॉस हुआ होगा। माइनस करके आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हो। इनकरेक्ट हो जाता आपका आंसर। सही नहीं है, लिख मत लेना, ये कर देते हो आप। लेकिन आपको करना क्या है वो ध्यान से समझना। यहाँ देखो, यूनिटरी मेथड लगाए या ऐसे सोचे? यूनिटरी मेथड लगाए। मैं अगर ये लिखूं तो चलेगा क्या आयुषी? 1826, अरे कितना था? 3000। मैं एक लाइन बोलूं तो चलेगा? 3000 शेयर पे अगर बात नहीं करोगे तभी सीख पाओगे, अदरवाइज बहुत रुलाएगा कंपनी अकाउंट। नहीं सीखोगे अभी तो। 2 ही लोग, एक तो या तो सरेंडर हो जाओगे, या फिर अगर उसमें करोगे स्ट्रगल तो फिर परेशान करेगा, नहीं सीखोगे तो।
मैं ये लाइन लिखूं तो चलेगा क्या? 3000 शेयर पे फ़ायदा 26,000 का, तो एक शेयर पे कितने का फ़ायदा? 26,000 डिवाइडेड बाई 3000 चलेगा। तो 1800 शेयर पे कितने का फ़ायदा मल्टीप्लाई कर दूं? मुझे बताओ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिलेटेड टू 1800 शेयर। 15,600। ये अमाउंट कितने बच्चे नहीं निकालना सीखे? पहले आप इस गणित को देखिए। अगर आप प्रोपोर्शनेट शेयर रीइश्यू कर रहे हैं तो 100% बेनिफिट कैसे लोगे? वो शेयर जो आप मार्केट में रीइश्यू करने जा रहे हो उस शेयर से रिलेटेड प्रोपोर्शनेटली बेनिफिट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मुझे दिख रहा है 3000 शेयर पे अगर 26,000 का फायदा है तो एक शेयर की बेनिफिट हम निकाल लेंगे। हाँ, एग्जैक्टली, दैट इज ऑल्सो द वे बाय विच यू कैन फाइंड द आंसर। शॉर्ट हो जाएगा और भी काम। एक काम करो ना सर, इतना क्यों करवा रहे हो, यूनिटरी मेथड क्यों लगवा रहे हो? कितना परसेंट शेयर जारी किए? 60% ना। 26,000 का 60% निकाल दो, वही आएगा आंसर। करके देख लो। मैं यही बोलने वाला था लेकिन आप पहले ही बता दी मुझे। जितना परसेंट शेयर हम रीइश्यू करने जा रहे हैं उतना परसेंट बेनिफिट निकाल लेंगे। अगर आप किताब में देखेंगे तो ऐसे बनाया हुआ है। 2600 शेयर पे 3000 शेयर पे 26,000 का फायदा, तो एक शेयर पे 26,000 डिवाइडेड बाय 3000। यू आर गोइंग टू रीइश्यू 60% शेयर। इट मीन्स आप 1800 शेयर जारी करने जा रहे हैं। देन यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट रिलेटेड टू दैट पार्ट ऑफ शेयर विच यू आर गोइंग टू रीइश्यू राइट नाउ इन द मार्केट, एंड दैट इज ओनली 1800। तो प्रोपोर्शनेटली आपको उस पार्ट का बेनिफिट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब 1800 शेयर का बेनिफिट फाइंड आउट किए तो पता चला 15,600 रुपये का आया। अब एक बात बताओ, 1800 शेयर का लॉस कितना होगा? सर दिख तो रहा है 5400 रुपये का। कोई पूछोगे कैसे? अरे 20 का शेयर 17 में बेचे हो तो एक शेयर पे लॉस 3 रुपये का, तो 1800 शेयर पे लॉस कितने का? घटा दो ना 15,600 में 10,200। दैट विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व आंसर। क्या ट्रांसफर किए, कैसे किए, ध्यान से देखो। प्रोपोर्शनेट जब रीइश्यू होगा तो आपको प्रोपोर्शनेट बेनिफिट रिलेटेड टू दैट पार्ट ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा जो आप मार्केट में बेचने जा रहे हैं। यहां पर सर व्हाट अबाउट 1200 शेयर, डोंट नो कितना में बिकेगा, अभी तो उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अगर 3000 में आपसे सामने वाला 1800 शेयर खरीद के ले गया तो 1800 का ही फायदा निकालोगे ना। जो 1200 शेयर अभी आपके पास ही पड़ा हुआ है वो कल जाके 22 में बिकेगा कि 16 में बिकेगा, उसकी कोई जानकारी तो है ही नहीं। तो रीइश्यूड पार्ट कितना है बताओ मुझे? 1800। प्रोपोर्शनेटली आपको 1800 शेयर का बेनिफिट निकालना पड़ेगा, और 1800 शेयर का जब आप बेनिफिट निकाल लेंगे तो 1800 शेयर में होने वाला लॉस आपको निकालना पड़ेगा। सर इतना जो आप करवाए डायरेक्टली 1 मिनट में निकल जाता आंसर। 26,000 का 60% निकाल लेते और उसमें 1800 शेयर के लॉस को डिडक्ट कर देते, हमें आंसर मिल जाता। कर सकते हो आप, वैसे भी कर सकते हो। अब आइए अगले केस में और थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो इसमें वो नहीं सोच रहे 60% इसको किया, बाकी 40% का जो लॉस हो रहा है वो नहीं सोच रहे। लॉस कैसे हो रहा है प्रैक्टिकली सोचो। जरूरी है कि 17 में ही बिकेगा। जो आपके पास अनसोल्ड पड़ा हुआ है वो कल कितने में बिकेगा वो आप कैसे पहले एजम्पशन ले लेंगे? नहीं हम ये बोले जैसे मेरे पास 100% था, हम 60 मेरे पास 100 में 60 ही बिका, हम ये सोचे 40 अगर नहीं बिका तो उसको नहीं 40 बिकेगा, बाद में बिकेगा। वो कितना में बिकेगा उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए उसके बारे में हम कुछ फर्दर बात ही नहीं करेंगे। मान लीजिए जो पार्ट नहीं बिका है वो कल ज़्यादा में भी बिक सकता है, कम में भी बिक सकता है। तो जब बिकेगा
अगर आप 15,600 का ही बेनिफिट कंसीडर किए हो तो बाकी बेनिफिट अभी पड़ा हुआ है। जब वो डिक्लेयर हो जाए कि वो लॉस में बिका, फ़ायदा में बिका, उसके अकॉर्डिंग उस फॉरफीचर के अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तब तक हम उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे जब तक उसके सेल के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। करेक्ट? थोड़ी देर में पूछूंगा। अगला वाला केस कुछ और दिमाग में आ रहा है? एनीथिंग? मुझे लगता है नहीं आ रहा होगा, क्योंकि लगभग बातें तो कर ही ली है। ओके, नेक्स्ट। आइए, आप केस कौन सा, अगर 4 समझ गए तो 5, 6 सब समझ में आ गया। ये देखो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। देखो, अभी हम लोग क्वेश्चन बस आंसर निकाल रहे हैं। मेरे दिमाग में एक बात चल रहा है, पता है क्या? 3,000 शेयर पे 26,000 का फायदा। एक आदमी आया और बोला 40% शेयर दे दो। 40% जैसे बोला ना, मेरे दिमाग में 1200 शेयर आया। खरीदने वाला आ गया। हो सकता है परसेंट नहीं बोल के यहाँ 1200 शेयर रीइश्यूड भी लिख सकता था। 40% बोल रहा है तो मुझे पता है 100% कितना है, 3,000। 40% बेचने जा रहे हैं, मतलब खरीदार 1200 शेयर वाला है। सर व्हाट अबाउट 1800 शेयर? जब बिकेगा तब देखेंगे ना, अभी 1200 की बात कर लेते हैं। 1200 के बारे में बातचीत कर लेते हैं। मुझे बताओ सबसे पहला काम क्या अपना पता है? 1200 शेयर का बेनिफिट नहीं। एक काम करो, 26,000 का 40% निकाल लेना, 10,400। चलो, जो बच्चे नहीं ध्यान दिए यहाँ फिर से देखो, ऐसे निकाल लेना। 26,000 का फायदा 3,000 शेयर पे, तो एक शेयर पे फायदा कितना? 26,000 डिवाइडेड बाई 3,000, तो 1200 शेयर पे निकालोगे ना तो आपको वो क्या अमाउंट बता रहे थे आप लोग? 10,400 आ जाएगा। चेक कर लेना। एक बात तो पता चल गया होगा आपको इतनी ऑब्जर्वेशन से, सर कोई लॉस नहीं हुआ। इवन 3 रुपए का बेनिफिट हो रहा है बेचने से। कोई लॉस नहीं हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है 3 रुपए का बेचने से 1200 शेयर का। मतलब 10,400 विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और 1200 मल्टीप्लाई 3, 3600 विल ट्रांसफर टू कहाँ पे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओवर 1200 शेयर से रिलेटेड जो बेनिफिट होगा उसको जोड़ के नहीं भेजेंगे। That 3,600 will transfer to security premium account, क्योंकि ऊपर वाले केस में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जोड़ के कैपिटल रिजर्व में नहीं भेजते। जो एग्जिस्टिंग शेयर है उसकी बेनिफिट हम कहाँ पर भेजेंगे? 3,600 रुपया। 1200 शेयर से रिलेटेड 3,600 रुपया हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और जो बेनिफिट था 10,400 का, दैट 100% बेनिफिट विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट एंड लास्ट, सबका आंसर लिख लेना। क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा, आंसर यही आएगा। आइए लास्ट वाला क्वेश्चन। पहले तो एक काम दिमाग में चलना है क्या? सर 3,000 शेयर पे 26,000 का फायदा, ये तो दिमाग में लेके चलना। 70% जैसे बोला ना, 2100 दिमाग में आया। शेयर बिका 3,000 शेयर पे 26,000 का फायदा, तो एक शेयर पे फायदा कितना? 26,000 डिवाइडेड बाई 3,000, तो 2100 शेयर पे फायदा कितना बताओ ना? 18,200। सर मैं ऐसे नहीं किया, मैं 26,000 का 70% निकाल लिया। करेक्ट है, वही आएगा, चेक कर लो। अब 18,200 का फायदा था। देखना तो कोई लॉस हुआ है क्या? सर ना तो कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा और ना कुछ माइनस होगा, क्योंकि 20 का सामान 20 में बेचे। मतलब that 100% amount will transfer to
कैपिटल रिजर्व, दैट इज आंसर। कोई कंफ्यूजन या कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन? सॉल्यूशन का पता नहीं। आपको ये सारा केस एक क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, कोई एक लास्ट वाला पॉइंट लास्ट वाले क्वेश्चन के लास्ट वाले पॉइंट में लिखा रहेगा। ये 6 में से कोई एक बात होगा। हम लोग 6 केस जानते हैं, पता कर लेंगे। अगर ज़्यादा में बेचे सिक्योरिटी प्रीमियम, कम में बेचे माइनस करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, आओ अब हम लोग क्वेश्चन